बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू 24/9। मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मौज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुका है, दिल फरेब जिसे कहते हैं अक्सर, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ बारिश होती है तो थोड़ा सा पानी जब खड़ा होता है तो वो परेशानी का बायस बन जाती है, एंजॉयमेंट कम रह जाती है। बिल्कुल, पानी जमा होना शुरू हो गया है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि मुख्तलिफ शहरों में भी। लाहौर में तो सुबह से ही कल सारी रात इनफैक्ट बारिश होती रही और पंजाब भर में भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। बिल्कुल, और सड़कों पर पानी खड़ा होना शुरू हो गया है। जो पानी जमा होता है तो फिर आमदोरफ्त के मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। और वहीं पर ये बारिश कुछ लोगों के लिए जहमत भी बन जाती है। अब उधर हमने देखा कि पूरे मुल्क से छतें गिरने के जो वाकयात पेश आ रहे हैं, बहुत अफसोसनाक वाकयात हैं, लेकिन वहीं पर ये नोटिस थोड़ा सा पहले ले लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इन लोगों को आइडिया होता है कि मकान कच्चा है, अगर उस पर फोकस कर लें तो ये नुकसान, जो जानी और माली नुकसान होता है, ये ना हो। लाहौर में अगर हम जिक्र करें तो अंदरून में कई बिल्डिंग्स जो हैं उनकी बाकायदा लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन वो खतरनाक तरीन बिल्डिंग्स हर साल वैसे ही गुजारा कर रही है। बिल्कुल, लेकिन अब देखना ये होगा लाहौर है या कराची है, वहाँ पर खतरनाक बिल्डिंग्स हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट्स क्या हैं, उनके लिए वहाँ पर अगर जो वहाँ पर लोग रहते हैं मकीन हैं, उनको कहाँ पर आपने रिप्लेस करना है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ऑब्वियसली इसको देखने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के रनडाउन की तरफ और देखते हैं कि आज हमारी टॉप स्टोरीज में कौन कौन सी स्टोरीज शामिल हैं। पनु आखिर में एक ही खानदान के 11 अफराद का लर्जाखेज कत्ल, बाप और उसके 4 बेटों का एतराफ़ जुर्म। हर कोई अपनी कहानी सुनाने लगा। मरकजी मुल्जिम अब्दुल वहाब ने भाइयों के साथ झगड़े को कत्ल की वजह बताया। एक बेटे ने कत्ल को वालिद के ख्वाब की ताबीर करार दे दिया। फिरदौस शमीम नकवी की वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी, कहते हैं सिंध में सारे महकमे तबाह हो गए। वज़ीर आला बताएं कराची के मसले कब हल होंगे। मुराद अली शाह सिंध का निज़ाम बेहतर बनाएं, नफरतें फैलाना बंद करें। डिलीवर ना किया गया तो विफाक के सब ऑप्शन आ सकते हैं। कराची को विफाक के हवाले करने की तजवीज़, जियालों का पारा हाई हो गया। कराची, हैदराबाद, सक्खर में एहतजाज, लारकाना, नवाबशाह और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। विफाक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स और एफआई प्लॉट्स पर कायम तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि अवामी और सरकारी जमीनों पर पेट्रोल पंप कैसे तामीर हो चुके। आप लोग सोसाइटी अब आइसोलेशन में गई है ना, तो सोसाइटी को परेशानी हो रही है। हम शुरू से आइसोलेशन में रह रहे। हमारे लिए ये नई बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप लोगों ने कहा फौरन से टीवी पे कि भी आइसोलेट हो जाए, ठीक है ना, तो हम पहले ही आइसोलेशन में रह रहे हैं। हम कौन सा घरों में रह रहे हैं। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार ख्वाजा सराज जूली रिहा। हसन नियाजी ने कहा जूली को अपने हकूक की आवाज उठाने पर अपनी कम्युनिटी की जानिब से ही फंसाया गया। पाकिस्तान ने कोविड-19 की वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश की मंजूरी दे दी। चीन की 2 कंपनियां हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से इस वैक्सीन की तैयारी पर काम कर रही हैं। और पाकिस्तान के अजीम सपूत राशिद मिन्हास की 49वीं बरसी। राशिद मिन्हास ने पाकिस्तानी जंगी जहाज भारत ले जाने का मंसूबा नाकाम बनाया था। बेमिसाल बहादुरी पर उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले मौसम की ही बात कर लेते हैं कि ये मौसम खुशगवार तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट्स आते हैं, वो चाहे अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हो, वो चाहे किसी हादसे की सूरत में हो, वो ना सिर्फ नुकसान का बायस बनते हैं बल्कि ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर करती है। बिल्कुल, इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो रही है, शदीद बारिश हो रही है और इसकी वजह से पानी भी खड़ा है। और अब इंतजाम देखते हैं इस वक्त कैसे हैं, क्या कोई नुकसान तो नहीं हुआ। इसके अलावा इस वक्त सूरत हाल इंतजामिया कैसे कंट्रोल कर रही है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हसन, बताइएगा, लाहौर में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है, बारिश कितनी हुई है, अभी भी जारी है, इंतजामात कैसे देखे आपने, सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी हाँ, अगर इंतज़ामात की बात करूँ तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि लाहौर को जो है वो उसके साथ सुतेलो जैसा सलूक किया जा रहा है, क्योंकि आज गुज़श्ता 7 घंटों से मुसलसल लाहौर के अंदर मूसलाधार बारिश हुई है। और मेरे ख़्याल से कोई ही ऐसा इलाका होगा जो ज़ेरे आब ना आया हो। लेकिन सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया और वासा की जानिब से ताहाल जो है वो निकासी आब के अमल को शुरू नहीं किया जा सका।
टीमें जो हैं वो सिर्फ ज़ुबानी गुलामी या किताबों की हद तक जो है वो नज़र आती हैं। प्रैक्टिकली अगर सड़कों के ऊपर देखा जाए तो ना ज़िले इंतज़ामिया की टीमें और ना ही वासा की टीमें मुतहरिक दिखाई देती हैं। यही वजह है कि शहर लाहौर की मुतअद्दिद शाहराएँ और मुतअद्दिद इलाके इस वक्त वीनस का मंजर पेश कर रहे हैं। 3 से 4 फुट तक पानी जो है वो शाहराओं के ऊपर खड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त परेशानी का और मुश्किलात का सामना है। और सुबह सुबह दफ्तर का औकात है और लोगों को अपने दफातरों में पहुंचना है, लेकिन कहीं हम देख रहे हैं कि किसी की मोटर बाइक ख़राब नज़र आ रही है, किसी का रिक्शा और किसी की गाड़ी जो है वो ख़राब नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। रात 1 बजे के करीब ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और सुबह 8 बजे तक बारिश का सिलसिला जो है वो यूँ ही जारी रहा, जिसके बाद अभी तक सूरत हाल ये है कि लाहौर की सड़कों के ऊपर वासा का अमला जो है वो तहाल नज़र नहीं आ रहा। मैं भी इस वक्त जिस शाहराह पर मौजूद हूँ, ये हाई कोर्ट की बिल्कुल बैक साइड है और यहाँ पर इस वक्त 3 से 4 फुट तक पानी जो है वो खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक निकासी आपका अमल जो है वो शुरू नहीं किया जा सका। अभी तक निकासी आपका अमल शुरू नहीं किया जा सका और गुज़श्ता 7 घंटों से बारिश हो रही है। अब बारिश कम हुई है में, लेकिन जाहिर है पानी खड़ा है और ये पानी जमा होने से, जैसे हसन बता रहे थे, किसी का रिक्शा, किसी की मोटरसाइकिल, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई। और अर्बन फ्लडिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर जाहिर है मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ जहाँ पर मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए लाहौर शहर के, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहीं पर अगर मसले का हल तलाश करने की कोशिश करें कराची की, तो वो ऐसे लगता है कि शायद अभी वो मुश्किल है, क्योंकि कराची के बहुत से मसाइल हैं। लेकिन अब एक अहम और बड़ी पेशरफ ये हुई है कल की बात के बाद कि कल ये कहा गया था फिरदौस शमीम नकीवी की जानिब से कि वो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कमेटी बना दी गई है और अगर ये कमेटी वाकई बन जाती है, इंप्लीमेंट हो जाती है, कोई मीटिंग हो जाती है, तो फिर मामला कुछ बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। अपडेट ये है कराची के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम की गई है। सिंध और वफाक के 3 नुमाइंदे इसमें शामिल होंगे। कमेटी 2 हफ्ते में काम शुरू भी कर देगी और 6 मुख्तलिफ कामों को मिलकर करने पर इत्तफाक भी हुआ है, जबकि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए भी कराची के मसाइल को हल करना होगा। हफ्ते के रोज़ भी एक और मीटिंग जो है वो मतवक्की है। इससे कबल जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि कल सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि हम पाकिस्तान में नफरत की सियासत के खिलाफ हैं, ना ही लसानियत की सियासत करेंगे, लेकिन अगर कराची के मसाइल हल ना हुए तो फिर न सिर्फ वज़ीर आला सिंध के घर का घेराव करेंगे बल्कि अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड भी कराएंगे। बिल्कुल, भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाएंगे। लेकिन अब सिचुएशन क्या है, आया कुछ मामला बेहतर होने जा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब, उनसे हम जान लेते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हलीम साहब, ये बताइएगा कि जो सिचुएशन कल हमने देखी, ऐसे लग रहा था कि कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है बात। क्या आपके ही पार्टी के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि हम घेराव करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे कराची के मसाइल के लिए, लेकिन अब जो अपडेट है वो ये है कि कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी के हवाले से बताएगा, क्या इस पर मुशावरत हुई, किस तरह से बनी और किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट होगा, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखिए, इसका ये जब प्राइम मिनिस्टर ने कराची के लिए तय कर लिया था कि अगर रुकावट डाली गई तो हमें कुछ भी करना पड़े, हमने कराची वालों को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा, कराची चलेगा तो सिंध चलेगा, कराची चलेगा तो इकॉनमी चलेगी, कराची चलेगा तो मुल्क के मामला ठीक चलेंगे, जिसकी वजह से एक डिसीजन लिया था। और लाजिम बात है कि सिंध गवर्नमेंट को कहीं हमने सिंध को कराची को टेक ओवर नहीं करना था, सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार इस्तेमाल नहीं करने थे। यही था कि वफाक मदद करना चाह रही थी और हर तरीके से करना चाह रही थी, तो उसके लिए फिर डिसीजन हुआ था। एक हफ्ते पहले इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। मैंने बताया ना कि कराची के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, सबसे बड़े हम इसलिए कि हम कराची की आवाम है, हम कराची के नुमाइंदे, हमें कराची ने वोट किया है, तो हम तो इफेक्टिव ऑफ कराची। और अल्टीमेटली हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट से कहते थे कुछ करो, सिंध गवर्नमेंट नहीं करती। अब एक बेहतर माहौल पैदा हुआ है, बेहतर हालात पैदा हुए हैं और हमने चाहते हैं, आप देखिए एक हफ्ते से मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हुई थी, हम एक बेहतर माहौल चाह रहे थे कि चले आगे बढ़ते हैं। तो कल एक कमेटी फॉर्म हो चुकी है और इंशाल्लाह वफाक और सिंध मिलकर कराची के इश्यूज को ठीक करेंगे। वफाक की जानिब से जो भी मदद चाहिए होगी सिंध को, इंशाल्लाह वफाक अपना हिस्सा डालेगा। वो जो बात होती थी फंड्स नहीं दिए जा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इंशाल्लाह फंड्स भी दिए जाएंगे, सपोर्ट भी की जाएगी
और कराची को ठीक किया जाएगा सिंध हुकूमत के साथ मिलकर। सिंध हुकूमत कर ले भाई, आप अपने रैंक्स लगवा लो, हम आपके साथ हैं, लेकिन प्लीज कराची को ठीक कर दो, बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शेख साहब, लेकिन ये भी कहिएगा कि इससे कबल जब ये पूरी मुलाकातें हो रही थी, इस्लामाबाद में भी मुलाकातें हुई, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उसका हवाला देना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव इंतजामात और मामलात में कोई भी कमेटी उसको पावर्स नहीं दी जाएंगी, वो मुशावरत के लिए तो मौजूद हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम सिंध उनके हवाले कर देंगे। ऐसा क्यों तासुर जाता है कि अगर कराची में वफाक और सूबा मिलकर काम करेगा और तीनों पार्टीज ना सिर्फ पीटीआई बल्कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलकर काम करेंगे, तो ऐसा तासुर क्यों जाता है कि शायद कराची अलग करने जा रहे हैं? देखिए, तासुर बनाने की कोशिश की जाती है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने गवर्नेंस के हवाले से वो फेल रही है पिछले 10 साल में। अब वो सिर्फ सिंध कार्ड खेलकर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने वोट बैंक को। तो ये उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, उन्होंने बेचना होता है। कल देखिए, एक तरफ वो मीटिंग कर रहे थे इस्लामाबाद में, दूसरी तरफ मुजाहरे हो रहे थे उनकी पार्टी की तरफ से। तो ये सियासत चलती रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल नैरेटिव अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नैरेटिव अलग होता है। अब कराची की तरक्की के मामले पे हमने भी सब कुछ छोड़ा हुआ है, लेकिन सियासी तौर पे हमारा नजरियाती हर किस्म के इख्तलाफात मौजूद है पार्टीज के अंदर, वो हमारा हक है। कल तो इसमें मैं समझता हूँ कि वो कुछ नहीं था, वो ये मुजाहरे भी चलते रहेंगे, काम भी होता रहेगा, तकरीरें भी चलती रहेंगी, बयानात भी होते रहेंगे। ना कराची टूटने जा रहा है, ना फेडरल गवर्नमेंट बाकायदा कह चुके, ना हम सूबों के हामी है सिंध में, हम नहीं चाहते, चूंकि मुल्ली यकजहती सबसे ज्यादा है, कौमी यकजहती सबसे ज्यादा है, मुल्क की मजबूती सबसे ज्यादा है। हम जब बाकायदा एक अपना ऑफिशियल अपना बयानिया दे चुके हैं, उसके बाद कि जी कराची अलग हो रहा है, सिंध अलग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये एक लाजिम बात है कि सियासी चूरन बेचना होता है हर पॉलिटिकल पार्टी ने कि अपने वोट बैंक को इकट्ठा रखने के लिए जज्बाती तौर पर काम जब बंदा नहीं करता तो जज्बाती नारे लगाते हैं, नहीं छड़ांगे नहीं छड़ांगे, इसके ऊपर होता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हो रहा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन कराची के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तय कर चुके हैं कि कराची को पानी, कराची की गंदगी से सफाई, कराची की रोड्स, रास्ते, ट्रांसपोर्ट, ये सारे मसले फेडरल गवर्नमेंट ने हल करने हैं। सिंध गवर्नमेंट के कोई इख्तियार नहीं ले रहा, एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास मौजूद है, वो इस्तेमाल करें। जो मदद हमारी चाहिए हम तैयार हैं, ये सीधी सी बात है, हम साथ मिलकर उनके साथ करने लगे। साथ मिलकर चलना जरूरी है कराची के मसाइल के लिए, लेकिन वही आपने जिस तरह पहले कहा है कि ऐसे लगता है कि सियासत एक तरफ हो रही है और एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिवली भी देखा जा रहा है, एक तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने भी कल बात की और उन्होंने भी कहा कि इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, पंजाब हुकूमत पर। उन्होंने पहले कहा क्या, वो आपको सुनाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। एक वादा वज़ीर आज़म ने किया था कि मैं चीखें निकालूंगा, मेरे ख्याल में उस वादे को उन्होंने पूरा किया। एक्चुअली उन्होंने सारी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की निकाल दी है। चीनी अगस्त 2018 में जब सुनामी पाकिस्तान में दाखिल हुआ और अब पाकिस्तान की आवाम को अंदाजा हो गया कि सुनामी दर हकीकत एक तबाही का नाम था, तब चीनी की कीमत पाकिस्तान में 55 रुपए किलो थी। आज एवरेज प्राइस कुछ एरियाज में तो 105 और 110 रुपए भी है, लेकिन मैं एवरेज प्राइस आपको देना चाहूंगा, वो 102 रुपए किलो है पाकिस्तान भर में। तकरीबन 78% इन 2 सालों में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये चाहते हैं कि गरीब बस सांस ले ले, वही काफ़ी है। जी सुना मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या कहा, हलीम आदिल शेख साहब ये बताइएगा कि एक तरफ चीनी की बात हो रही है, उन्होंने कहा कि 110 रुपये तक चीनी चलेगी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी नाकामी दिखाई दी पंजाब हुकूमत की। लेकिन दूसरी जानब हमने ये भी सुना कि पंजाब ये इल्ज़ाम लगाता है सिंध पर कि सिंध में ज़ख़ीरा हो रही है चीनी और इसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी वहाँ पर हो रही है। अगर ये इल्ज़ामात भी चलते रहेंगे, कमेटी भी बनाई जाएगी, तो फिर क्या होगा? ये तो हल नहीं बनेगा इस तरह से। मैं समझता हूँ कि हल बनेगा, चूंकि हमने तय कर लिया है कि इस कराची की तरक्की को, चूंकि कराची पूरे सिंध की तरक्की है, पूरे मुल्क की तरक्की है, इसको हम कोई सियासत आड़े नहीं आने देंगे। इसके इशू के ऊपर मैं तो, या हमारी पॉलिसी है कि हमने तो कोई इस तरीके की बात नहीं करनी कि हम कोई इंस्टिगेट करें। हम कहेंगे ठीक है आगे बढ़ें, चूंकि बहुत देख लिया, आपने भी देख लिया कि शहर के अंदर पूरा कचरा कुंडी बन चुका है, गटरिस्तान बन चुका है, जगह जगह हर घर के सामने, हर गली के सामने कचरे पड़े हुए हैं। तो ये मुर्तज़ा वहाब साहब लाजिम बात है, वो तर्जुमान है, उन्होंने यही बात करनी थी जो उन्होंने की है। बाकी अब मैं, आपको पता है कि मेरा PhD है सिंध के इश्यूज के ऊपर, मैं अभी स्टार्ट होता हूँ, अगर
कंदकोट कश्मीर से, तो मैं एक एक जिले के इश्यूज बता दूंगा आपको कि तबाही कहाँ आई, सुनामी कहाँ आई, एड्स किसको लगा, कुत्ते ने किसको काटा, बच्चे किसके मरे, अस्पतालों में दवाइयाँ किसकी बिकी, एड्स कोरोना के अंदर किसको लावारिस छोड़ा गया, मतलब छोड़िए, मतलब स्टार्ट कर दीजिए, किसने गंदम चोरी की, 14 गंदम जो है वो चूहे खा गए, किसकी चीनी जो है वो यहाँ स्टॉक की गई, किसने सब्सिडीज दी, किसने शुगर मिलें बिकवाई, ये एक लंबी दास्तान अमीर हमजा है। तो मैं उसको लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दिल से, हम चाहते हैं कि मिलकर हम एक दोबारा मैं कहूँगा खुले दिल से हम चाहते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर इस मसाइल को हल करें जो कि कराची के मसाइल हैं। चूँकि कराची, हम बात तो कहते हैं कि जी सिंध मेरी माँ है, तो मैं इसको टुकड़े नहीं होने दूंगा, टुकड़े को कर भी नहीं रहा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि माँ के साथ किया क्या आपने? अपने माँ के अंदर रहने वालों को आपने एड्स लगा दी अपने लाड़काना में, आपने कुत्तों की वैक्सीन नहीं मिली है, सैकड़ों लोग, लाखों लोग कुत्तों से काट गए और कई ज्यादा बच्चे मर चुके हैं। इस माह में के अंदर थरपार कर है, जहां एम्बुलेंसें नहीं मिलती हैं, जहां हजारों बच्चे मर चुके हैं भूख के मारे। इस माह के अंदर, सिंध माह के अंदर, मतलब आज यहाँ चिंची एम्बुलेंस है, गदागाड़ी एम्बुलेंस है, टांगे की एम्बुलेंस है, मोटरसाइकिल की एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही होती है। तो बात यह है कि हम ये इस बात पे नहीं जाते। अब एक अच्छा काम हो रहा है, अच्छे अमल को आगे बढ़ाया जाए। मैं चाहता हूँ हम लोग ना करें, सियासत हमेशा हो सकती है, कराची को ठीक करना पड़ेगा, सिंध हुकूमत आगे बढ़े। बिल्कुल सही। और शेख साहब, ये बड़ा गुडविल जेस्चर है, आप यकीन जानिए ये बड़ा अच्छा इकदाम है। ये सोच बड़ी अच्छी है कि सियासत को एक साइड पर रखकर सिर्फ कराची की तामीर और तरक्की ही नहीं बल्कि मसाइल के हल के लिए काम करे। तहरीक इंसाफ का ये इकदाम बड़ा जबरदस्त भी है। लेकिन अब ये कहिएगा कि कमेटी तो बन गई, अब बात भी हो रही, एक्चुअली एग्जीक्यूशन प्लानिंग की कब शुरू होगी, कब मसाइल के हल के लिए बाकायदा प्रैक्टिकली काम किया जाएगा, प्रायोरिटीज क्या सेट की जाएंगी? आज इंशाल्लाह ये वो लंबी कमेटी नहीं है, ये इंशाल्लाह एक्टिव कमेटी है। आज से कल मीटिंग के बाद काम हो चुका, आज से काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह ये काम होता हुआ नजर आएगा। और एक मिसाल आपने देख ली कि जब एनडीए में आया था तो सिर्फ 5 दिन के अंदर 3 बड़े नाले साफ हो गए थे जो कि 12 साल में नहीं हो सके थे। आज से कमेटी स्टार्ट हो रही है, 6 इसके मेंबरान हैं। अली मादनी शेख साहब, आप जाते जाते एक और चीज इसमें अपडेट कर दीजिएगा कि कमेटी जो बना दी गई है, एक तरफ वज़ीर आला ये भी कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर मेकिंग कैसे होगी, कौन होगा उस कमेटी के अंदर जो कि डिसीजन ले सकेगा, या फिर सिर्फ मशवरों के लिए है कमेटी, या फिर इस पर कोई इंतजामिया पावर कोई है इसके पास ताकि मामला हल भी कर सके? देखिए, असल इशू होता है कि फैसले क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर जो फेडरल के पास है वो फेडरल की फेडरल यूज करेगा, जो सूबे की है सूबा यूज करेगा। और लाजिम बात है इशू फंड्स के होते हैं, दीगर मामलात होते हैं, तो उस पर मिल के फेडरेशन को आप उसके बगैर कुछ, आप अक्सर कहती थी ना पीपल पार्टी हमारा मदद करें, हमारी मदद करें। मैं समझता हूँ किसी की एक पावर कोई नहीं ले रहा है, फेडरेशन की पावर्स भी मौजूद हैं और सूबे की पावर्स भी मौजूद हैं। सूबा अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा, फेडरेशन को जहां जरूरत पड़ेगी सूबे को वहां फेडरेशन अपने इख्तियार इस्तेमाल करेगा। चूंकि कराची में एक, आपको पता है कराची में केएमसी के पास भी कुछ एरिया है, कुछ सिंध हुकूमत के पास है, कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है, कुछ केएमसी के पास, केपीटी के पास है, कुछ रेलवे के पास है। कराची में 21 तो इदारे हैं जिनको कराची संभाल रहा होता है, तो ऐसा नहीं। और बहुत सारे फंड्स जहां सिंध के पास खत्म हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा फंड फेडरल से चाहिए होंगे। एनएफसी के बाद अगर पैसे चाहिए होंगे तो फेडरल गवर्नमेंट देगी, इमरान खान साहब देंगे। तो मैं समझता हूँ इस कमेटी में डिसीजन होने के बाद फिर सूबाई हुकूमत, जो अभी तक मुझे ज्यादा तफसीलात TORs बनने दीजिए। देखिए अभी हमारे तबसरे हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई तबसरा ऐसा हो कि जो उसको जिसके ऊपर किसी को भागने का मौका मिले। TORs सामने आ जाएंगे, वो भी छुपाए नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन तय ये है कि हम अपना भरपूर किरदार, वफाक किरदार अदा करेगी और सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। किसी का इख्तियार ना लेना चाह रहे हैं, ना कोई इसको हम कोई, और भाई क्रेडिट जिसको लेना है, जिसने चेहरा पहनना है, जिसने हाथ डालना है, जिसने रैंक लगाना लगा ले। कराची को ठीक कर दो बस, कराची को ठीक कर दो बस। और यही सोच है जो आगे जाकर इंशाल्लाह जरूर अपना रोल प्ले करेगी कराची को ठीक करने में। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा खुशाइंद है ये कि कल जिस तरह से बात की, जब हम प्रोटेस्ट करेंगे और घेराव करेंगे, उसके बाद जब कमेटी फॉर्म अप हो गई तो अब सिर्फ कराची के मसाइल और उसकी तरक्की को टॉप प्रायोरिटी में रखा जा रहा है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि जल्द मामला भी हल होंगे। इसके साथ साथ एक और मामला जो कि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त मौजूद है
इंग्लैंड में, जहाँ पर साउथहैम्पटन में कल होने जा रहा है तीसरा टेस्ट मैच का आगाज़ 21 तारीख से साउथहैम्पटन में। उम्मीद ये करते हैं कि प्रैक्टिस जैसे कर रहे हैं और अब बारिश ना हो तो मैच पाकिस्तान जीत जाए। मैच पाकिस्तान जीत जाए, बिल्कुल। और इसके साथ साथ कल जो है वो कुछ तस्वीर भी सामने आई, क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो लोग इंडोर प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस की ये तस्वीर और मनाजर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल, अजहर अली हैं, आबिद अली हैं और ये हैं पाकिस्तान के ओपनर्स, फिर मिडल और बैट्समैन असद शफीक, उनकी हैं पिक्चर्स, और ये बाकी टीम मेंबरान हैं जो कि वकार यूनिट से बॉलिंग के टिप्स ले रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी अब देखना है कि ऑब्वियसली चूँकि वहाँ पर वेदर का बहुत बड़ा इशू है, अब देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक टेस्ट हार चुका है, एक ड्रॉ है, ये तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच है। उम्मीद ये करते हैं बारिश ना हो, पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जीत जाए, सीरीज़ लेवल कर लें। बिल्कुल। और इस हवाले से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें मिसबाह उल हक ने अपनी टीम को फिट करार दिया और उन्होंने कहा कि ये टीम इस दफ़ा ये जो थर्ड टेस्ट मैच होने जा रहा है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। और फिर कुछ प्लेयर्स का उन्होंने नाम भी लिया कि हारिस रऊफ का खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया और बाबर आजम का भी उन्होंने जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि आपको वो दिखा। हेड कोच मिसबाह उल हक जो है इस वक्त बात कर रहे थे और जैसे उन्होंने कहा है कि टीम में ऑब्वियसली कोरोना के इश्यूज भी हैं, कुछ प्लेयर्स में कोरोना भी आ रहा है, उसके बाद अब आगे T20 आ रही है और उसमें जब T20 के लिए प्लेयर्स भी दोबारा से आने, अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए इस टेस्ट मैच के लिए भी और फिर T20 के लिए भी। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कल एक अफसोसनाक खबर आई कराची के इलाके डिफेंस में, जहां पर एक लेडी डॉक्टर की मुबैना हलाकत में एक नया मोड़ आ चुका है और पुलिस का ये कहना है कि सर के पीछे गोली लगी थी, खुदकुशी होती तो कनपट्टी या पर माथे पर गोली लगती। लेकिन वुरसा ने यह कहा कि खुदकुशी की है। साथ ही साथ वुरसा ने कानूनी कार्रवाई से भी इनकार कर दिया और ये जब इनकार किया कि हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी तो ये मामला जो है वो मज़ीद सस्पिशियस भी हो गया। और आप तस्वीर भी देख सकते हैं, शी वॉज यंग, वेरी फुल ऑफ लाइफ और अचानक से इस तरह का इंसिडेंट पेश आ जाना और फिर आप ये कंसिडर कर लें कि उसने खुदकुशी की है और अफसोस की बात है। उसकी लाश बाथरूम से मिली थी घर पे और सर पे गोली लगी थी। डॉक्टर महा के अहले खाना के मुताबिक उसके वालिदैन में तलाक हो चुकी थी और दोनों ने ही शादियां भी कर ली थी, जिसके बायस डॉक्टर महा अली जहनी दबाव का शिकार भी थी और उसके वुरसा ने ये कहा कि इसी जहनी दबाव और डिप्रेशन की वजह से उसने खुदकुशी कर। बिल्कुल। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, ऑब्वियसली इस पर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दानियल सैयद, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या मामला है। दानियल बताइएगा इस कत्ल के हवाले से क्या अब तक पेशरफ्त हो सकी है, इन्वेस्टिगेशन क्या हुई कि खुदकुशी है या कत्ल है, क्या मामला है ये? बुजुर्ग देखें, बिल्कुल मंगल और बुध की रात 10 बजे के करीब ये वाक़या रुनुमा हुआ था। कराची के इलाके डिफेंस गिजरी फेज 4 में गिजरी थाने के बिल्कुल करीब एक घर से जो है वो खातून ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिन्हें शदीद जख्मी हालत में कराची के जिन अस्पताल मुंतकिल किया था, जहाँ पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई थी। जहाँ पुलिस ने जब इस वाक़े की तहकीकात की तो पता चला कि 25 साल डॉक्टर महा अली हैं जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस ने जाए हादसा जो था जय वकुआ वहां पर पहुंची और जय वकुआ से 9mm पिस्तौल जो है वो तहवील में लिया। 9mm पिस्तौल के बारे में पुलिस हुकाम जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। डॉक्टर महा अली के जो अहले खाना है उनसे जब तहकीकात की तफ्तीश की तो उसमें बात ये सामने आई कि डॉक्टर महा अली ने खुदकुशी करने से पहले उनका अपने वालिद से जो है तल्ख कलामी की, जिसके बाद डॉक्टर महा अली मुबैना तौर पर अपने कमरे में गई और वॉशरूम में जाके उन्होंने अपने आप को 9mm पिस्तौल की एक गोली चलाई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई और बाद में दम तोड़ गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि डॉक्टर महा अली एक कराची के मारूफ निजी अस्पताल में डॉक्टर थी और कई अरसे से वो जहनी उलझनों का शिकार थी, घरेलू नाजाकियों की वजह से जो है वो उलझनों का शिकार थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये बिल्कुल सही। लेकिन दानियाल, इसमें ये भी कहिएगा, ये नया मोड़ जो सामने आया कि पुलिस ने कहा कि ये बड़ा एक अमूमन चीज़ देखी जाती है कि अगर किसी ने खुदकुशी करनी है तो वो या तो अपनी कनपट्टी पर रखता है या सामने से गोली लगती है। महा की जो जब उनका पूरी इन्वेस्टिगेट किया गया उनकी डेथ के बाद तो उनके सर के पीछे से गोली लगी है, तो कत्ल का भी मुअम्मा लगता है ये। लेकिन वालिदैन अब ये कह रहे हैं और घर वाले ये कह रहे हैं कि हमने कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, फिर ऐसे में पुलिस क्या कर सकती है?
सिमल देखिए बिल्कुल अमूमन जब भी हमने देखा है कि खुदकुशी और किसी को हिट करने में फर्क होता है। डॉक्टर महा अली की जो गोली लगी वो बैक साइड से लगी। पुलिस हुकाम का इब्तदाई तौर पर यह कहना था कि वाकई की दोनों जावियों से तहकीकात की जा रही है कि इन्हें या तो कत्ल किया गया है या इन्होंने खुदकुशी की है। इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि डॉक्टर महा अली को इंतहाई करीब से जो है वो गोली लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत। उम्मीद ये करते हैं दानियाल कि ये इन्वेस्टिगेट जल्द से जल्द हो और अगर ये कत्ल हुआ है तो मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उन्हें सजा मिले, और अगर ये कोई और मामला है तो वो भी सामने आए। तो इंतहाई अफसोसनाक ये मामला। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने हमें आगाह किया। और इसी के साथ आपको एक और अफसोसनाक खबर जो कल से सर्कुलेट कर रही थी और एकदम से दिल जो है वो बंद सा हो रहा था। पनुआकिल में ये वाक़या पेश आया जहां पर सिंध के गांव में ख़वातीन और बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। पाकिस्तान का सूबा सिंध और इंतहाई अफसोसनाक शहर में ये वाक़या हुआ। पनुआकिल में एक ही ख़ानदान के 11 अफराद को गले काट कर कत्ल किया गया है तेज़ धार आले से। पुलिस ने इसी ख़ानदान के 5 अफराद को भी हिरासत में ली है। अब ये बात बताई जा रही है कि जो वालिद है 60 साल शख्स अब्दुल वहाब और कलीमुल्लाह उनका बेटा, इन लोगों ने ये मिलकर कत्ल किया है। और अब ये कहा जा रहा है कि जायदाद का तनाज़ा था और ये चाहते थे कि कत्ल हम करें और इल्ज़ाम किसी और पर लग जाए। लेकिन ऑब्वियसली जब आप कत्ल करते हैं तो अपनी गलतियाँ और कुछ ट्रेसेस आप छोड़ जाते हैं, जिसके बाद आप तक ये बात पहुँचे। फिर अगर आप एतराफ़ कर लें तो फिर आपके लिए सज़ा तो है। एतराफ़ जुर्म में मुख्तलिफ मुल्ज़िमान ने मुख्तलिफ बयान दिया। जो 60 साल अब्दुल वहाब है, जो सरबराह था इस ख़ानदान का, उसने कुछ और कहानी सुनाई। ज़मीन के तनाज़े वाली एक और बेटे ने सुनाई। तीसरा बेटा जिसे छोड़ दिया गया उसने अलग से वजह बताई। तो ये मामला जो है वो किस तरह से सॉर्ट आउट होगा, असल वजह क्या थी। और कल जब मुल्जिम को गिरफ्तार भी किया जा रहा तो ये कहा जा रहा था कि उसकी जहनी कैफियत जो है वो ठीक नहीं थी। एक शख्स अगर जहनी तौर पर फिट नहीं है तो फिर कैसे वो 11 लोगों को कत्ल कर सकता है। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। इस पर हम अब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इमदाद बोज़दार, जो कि हमें बताएंगे कि ये मामला है क्या। इमदाद बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक छोटे छोटे बच्चे इसमें कत्ल कर दिए गए, ख़वातीन को कत्ल किया गया, घर के ही लोगों ने ऐसा किया है, घर के सरबराहों ने ऐसा किया है। अब तक क्या इन्वेस्टिगेट हुआ है, क्या चीज़ सामने आई है, वजह कत्ल क्या थी? जी बिल्कुल, बेदर्दी के साथ इन 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जिनमें 6 ख़वातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। और मासूम बच्चे थे जिन्हें बेदर्दी के साथ उनका गला काट कर कत्ल कर दिया गया। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना ही घर का सरबराह जो वालिद था वही था। गुज़श्ता रोज़ जब ये वाक़या पेश आया, हम उस मकाम पर गए। देहात का इलाका है ये, पनुआकिल का नवाही इलाका है जहाँ पर यह वाक़या पेश आया। और जब हमने वहाँ पर वारदात की जगह देखी, एक कमरे में 4 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, दूसरे कमरे में 2 इस तरह जो बच्चे थे वो बाहर सहन में उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी। पुलिस और इलाका मकीन वहाँ पर मौजूद थे। तो हमने वहाँ पर इब्तदाई जो मालूमात थी पुलिस की जानिब से जो सामने आई, उसके बाद जो इलाका मकीन थे उनसे हमने बात की तो सारी सूरत हाल जो है वो मुबहम थी, वाज़ेह नहीं था मामला। रात देर गए जब SSP जो हैं सक्खर के इरफान, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि जो मुल्ज़िम है, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है अब्दुल वहाब इंदर, जो है उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो जहनी तौर पर परेशान था, अपने भाइयों से परेशान था और जायदाद की बात थी। उस वजह से उन्होंने ये सोचा कि इस तरह वो वाक़या करे। अपनी बीवी को उन्होंने खुद कत्ल किया अपने हाथों से और अपनी बहू को उसने कत्ल किया। उसके अलावा जो उसका बेटा है कलीमुल्लाह, बाकी घर के जो 9 अफराद थे उनको कलीमुल्लाह ने ज़िबह करके कत्ल किया। जो चारों बेटे पुलिस की हिरासत में, उनमें से जो छोटा बेटा है मुजीब, उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा चेंज है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद ने उनको बताया कि ये वारदात वो करने जा रहे हैं, उन्होंने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की तामीर करते हुए वो ये कत्ल कर रहे हैं। और वो उस छोटे बच्चे को भी कत्ल करना चाहते थे। छोटे बच्चों को भी कत्ल किया गया और ये 11 कत्ल के वाक़यात इन सब ने मिलकर किए। आप वो ट्रॉमा इमेजिन नहीं कर सकते कि जो जिस छोटे बेटे का आप जिक्र कर रहे हैं वो तरले मिन्नतें डाल रहा था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दें, तभी उसको छोड़ा गया। अब इसको किस तरह से देखा जाएगा? अब जहनी मरीज़ भी रहा है अब्दुल वहाब, उसने इलाज भी कराया है वहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल में, तो क्या ये उस जुमरे में जाता है कि वो साइकोपैथ था, इस वजह से उसने ये पूरा मामला जो है वो खड़ा किया अपने बेटों के साथ मिलकर?
जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हम कहें तो पुलिस के लिए ये आजमाइशी केस है, क्योंकि इससे कबल इसी तरह के वाक़यात जो रनुमा हुए हैं उसके बाद जो अक्सर मुल्ज़िमान जो हैं उन्हें सज़ा नहीं मिलती। वजह यही है कि वो जहनी मरीज़ जो है वो करार दिए जाते हैं। 2011 में इसी मुल्ज़िम अब्दुल वहाब ने अपने ही भाई को कत्ल किया था, जिसकी वजह से 2 से 3 साल तक वो जेल में रहे और इस दौरान जो है वो जहनी मरीज़ करार पाए और 6 महीने तक वो हैदराबाद की अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। इसके अलावा पुराना सखर जो है यहीं करीबी इलाके में एक शख्स ने, जिसे भी जनूनी कहा गया था, उसने 2 घर के अफराद को कत्ल किया था। तो आज कुछ देर बाद जल्द जो है सामने पेशरफ्त भी हो सके। इमदाद, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन अभी हम मामले को देखेंगे कि ये जो कहा जाता है कि जी साइकोपैथ था और वो जहनी मरीज़ था, पहले भी कत्ल कर चुका है, फिर जो बच्चे कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब, वालिद ने कहा कि मुझे ख्वाब आया था और ये ज़रूरी था, ये क्यों होता है आखिर हमारे मुआशरे में? इसकी वजह क्या है? इस तरह से लोग इंतहाई कदम कैसे उठा लेते हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे से मौजूद हैं जहांआरा साहिबा, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं कि इस तरह के जो वारदातें होती हैं उसके पीछे क्या जहन होता है। अस्सलाम वालेकुम जहांआरा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जहांआरा साहिबा वक्त देने के लिए। और जैसे अभी हम ये स्टोरी कर रहे थे और जैसे जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स और इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है, बड़ा अफसोस तो होता ही है, लेकिन वहीं पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों, कैसे कोई ऐसे इतना इंतहाई कदम उठा सकता है? मतलब मरने वालों में आप देखें 6 साला बच्चा भी है, 5 साला बच्चा भी है, 8 साला बच्चा भी है, बड़े लोग भी हैं। अपनी ही बीवी को कोई कैसे कत्ल कर सकता है? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो अभी जैसे अभी रिपोर्टर ने ही बात की कि कुछ अर्सा पहले भी उसी इलाके में ऐसी एक वारदात हुई थी और आप इसी से अंदाज़ा करें कि एग्जाम्पल सेट हो चुकी थी वहाँ पे और उस बंदे को भी कोई ऐसी करार वाक़या सज़ा नहीं मिली होगी, जिसके बाद क्योंकि ये एग्जाम्पल सेट हो गई और बहुत इजी टारगेट जो सबसे ज़्यादा आसान जो होता है ना, वो अपने से कमज़ोर लोगों को नुकसान पहुँचाना होता है। और ऐसे इलाकों में ख़ासतौर पर ऐसे माहौल में जहाँ पे बहनों और भाइयों के दरमियान में रंजिश हो, जायदाद का तनाज़ा हो, तो उसमें सबसे ज्यादा जो इजी टारगेट्स होते हैं ना, वो आपके लव्ड वन होते हैं, बीवी होगी, बच्चे हो गए आपके, क्योंकि कमजोर होते हैं, डर भी जाते हैं आपसे, डिपेंडेंट भी होते हैं आपके ऊपर। तो ये बहुत अमूमी सा एक जो है ना एक वाकया होता है कि जी सबसे पहले शौहर ने अपनी बीवी या बच्चों को कत्ल कर दिया या उनको मारा या तशद्दुद का निशाना बनाया, क्योंकि लेकिन जहांआरा साहिबा, आप ये कह रही हैं कि ये सबसे पहला होता है टारगेट, आप अपने बच्चों को या बीवी को मार देते हैं। मेरे ख्याल में इंसान का जो तकाजा है कि इंसानियत का, कि अगर आपने किसी को कत्ल किया है तो शायद वो कोई गैर होगा जिससे आपको कोई ताल्लुक नहीं होगा, दिली हमदर्दी नहीं होगी और आप उसको गुस्से में आकर कत्ल कर देंगे या अपने मफाद के लिए। लेकिन अपने घर वालों को 1 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, खवातीन को, अपने बच्चों को, इसको मारने के लिए तो जहनी कैफियत नॉर्मल नहीं हो सकती। आपका कोई बिल्कुल ही आप वाकई एबनॉर्मल होंगे तो आप ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं है, देखिए हम बिल्कुल भी एबनॉर्मल कह के किसी भी इंसान को कवर नहीं दे सकते। किसी भी इंसान के जुर्म को हम बड़ी आसानी से सिर्फ एक ज़हनी मर्ज करार दे के भी कवर नहीं दे सकते ना। लेकिन जो इजी टारगेट है हमेशा इंसान उसी से ही स्टार्ट लेता है। किसी भी बाहर इंसान को कत्ल करने में से बहुत चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि मेरे से बदला लिया जाएगा या मुझे जवाबन नुकसान पहुँचाया जाएगा। घर के लोग जो हैं वो क्योंकि करीबी होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, आप उनकी कमजोरियों से वाकिफ होते हैं, तो यूजुअली जो है सबसे ज्यादा जो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है वो बीवी बच्चों को या शौहरों को या बहन भाइयों को या माँ बाप को बनाया जाता है। ये रिपोर्ट है चीज। और उसके अलावा अगर आप देखें तो अब जैसे अभी ये कह रहे थे कि वो पहले इलाज भी कराते रहे। अगर एक शख्स वहाँ पे इलाज कराता रहा है और इलाज कराने के बावजूद उसको छोड़ दिया गया और वो घर में रहा और ऐसे माहौल में रहा जहाँ पे पहले ही उनके मसाइल थे, तो वो भी दैट्स सो अलार्मिंग। एक बंदा जो कि ऑलरेडी साइकोटिक है, साइकोपैथ है और वो अपना ट्रीटमेंट करा रहा था, तो वो कैसे एक नॉर्मल लोगों के दरमियान में सर्वाइव कर रहा था? उसे किसने इजाजत दी कि वो घर पे रह सकता है? क्योंकि वो तो हार्मफुल है ना, वो किसी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। आई थिंक हमारे एक तरफ जहाँ सिस्टम की खराबी भी आती है, वहीं पर घर वालों की जिम्मेदारी भी आती है कि अगर कोई ज़हनी मरीज है, अगर कोई मेंटली फिट नहीं है, तो उसको आइसोलेशन में रखा जाए, बजाय इसके कि सिर्फ ये कहकर के ये तो मेरा शौहर है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, इसे तो हमारे साथ ही रहना चाहिए, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं होता, फिर वो एक्सट्रीम साइड पर भी चला जाता है। वेल, थैंक यू सो मच जहांआरा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और इस पूरे
सनेरियो पे जो नफ्सियाती पहलू है उस पर रोशनी डालें। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जो मुलजिम हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी और इस तरह से सिर्फ शेल्टर आउट नहीं कर दिया जाएगा कि इनको कोई जहनी मर्ज था, और जो निशानदही करने वाले हैं वो भी सही बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर कल से एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसको मरीम नवाज़ साहिबा ने भी शेयर कर दिया, और वो है तस्वीर मियां नवाज शरीफ की, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, इंग्लैंड में इलाज के लिए गए थे लेकिन अभी वो इतने ठीक हो गए कि वॉक कर सकें। बिल्कुल, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पर, आप देखिए। और इस हवाले से मरीम नवाज़ ने खुद ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब की एक झलक देखने के लिए उनके फ़ैन्स, उनके मदा जो हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और इसके साथ साथ अभी ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये बात भी हो रही है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं चूँकि इलाज के लिए गए हैं, तो उम्मीद ये करते हैं कि उनके जो इलाज है वो भी जारी रहे, जल्द सेहतयाब हों और ये जो मामला है ये भी आगे बढ़े। अब ये वायरल हो चुकी तस्वीर खासी, हर शख्स जो है चाहे वो हुकूमत से हो या फिर अपोजिशन से हो तो वो इस पर बात कर रहा है। ऑब्वियसली अपोजिशन जो है इसको डिफेंड कर रही है, हुकूमत इस पर तनकीद कर रही है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। कोरोना वायरस अभी दुनिया से ख़त्म हुआ नहीं है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हैं, लेकिन बार बार ये तनकीद की जाती है कि अगर SOPs को फॉलो नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से खुशाइंद है जब हम बात कर रहे होते हैं कि अब दुनिया में जो रिसर्चेस हो रही हैं, जो इन्वेंशंस हो रही हैं, स्पेशली रिगार्डिंग कोविड-19, उसमें अगर कुछ पेशरफ्त में पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है तो ये खुशाइंद है। बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि इस पर मज़ीद पेशरफ्त हो और दुनिया में बेहतरी आए कोरोना के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे चूँकि अब ये चूँकि पाकिस्तान में भी इस पर तजुर्बात हो रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना हेड डिपार्टमेंट हैं PIMS के डॉक्टर नसीम अख्तर साहब, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर नसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो अपना रोल प्ले कर रहा है, वी रियली अप्रिशिएट इट कि हमने यहाँ पर कोविड-19 को बहुत कम कर दिया, बहुत महदूद कर दिया। लेकिन वैक्सीन जो तैयार की जा रही है चाइना में, अब उसकी इंसानी आजमाइश के लिए पाकिस्तान जो है उसने मंजूरी दे दी है और वो वैक्सीन यहाँ इंसानों पर आजमाइश की जाएगी, जिसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे और सेंटर्स जो हैं वो इस तजुर्बे का हिस्सा होंगे। लेकिन पाकिस्तान ही क्यों, सबसे पहला सवाल ये जहन में आता है। मेरा ख्याल में कि ये एक बहुत खुशाइंद और बहुत अच्छी खबर है कि ड्रैप ने इस वैक्सीन की ट्रायल के लिए एक अप्रूवल दे दिया है, और मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान को उसका हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे और ममालिक हैं जिसमें ये ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें रूस, चिली, अर्जेंटीन और मे बी सऊदी अरेबिया भी बाद में इसका पार्ट होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक फ़ायदा है कि पाकिस्तान उस ट्रायल का हिस्सा हो, और बाद में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये एक अच्छा मौका होगा कि वो अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ये हमारे अवाम के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहबा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि ऑब्वियसली ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान जो है वो अगर इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो ये भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स निकलें। ये बताइएगा ये रिस्क फ्री होती है जब कोई वैक्सीन का टेस्ट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बरतानिया में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी तजुर्बात किए थे 1077 अफराद पर, इसके अलावा भी रशिया में भी एक्सपेरिमेंट्स जारी हैं। ओवरऑल बताएं जिस तरह यहाँ पर होगी तो ये रिस्क फ्री होता है टोटली? देखिए, जो भी मेडिसिन या जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम तैयार की जाती है, इस तरह से नहीं है कि वो फौरी तौर पर जनरल पब्लिक के ऊपर उसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाए। इसका एक पूरा प्रोसीजर है जिससे ये गुजरती हैं। अब ये फ़ेज़ 3 जो है हमारी, इसमें ये एंटर हो चुकी है। इससे पहले इसकी प्रिपरेशन होती है, इसके जो इनिशियल ट्रायल्स होते हैं वो बहुत कम लोगों के ऊपर होते हैं, और उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो इसको एक्सपेंड किया जाता है। और जो फ़ेज़ 3 ट्रायल होता है उसमें ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप अगर इसको पब्लिक के ऊपर अप्लाई करें तो उसमें रिस्क उस तरह से नहीं होता, राइट। सो फ़ेज़ 3 ट्रायल जो होता है वो उसमें इस तरह के रिस्क इन्वॉल्व नहीं है जो कि एक फियर्स हैं हमारे लोगों के अंदर कि इसको लगाने से प्रॉबेबली कोई नुकसान होगा या कोई इसमें मुतासर होने का चांस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कहिएगा कि क्या इस इंसानी तजुर्बे के लिए वॉलंटियर्स लिए जाएंगे या डॉक्टर्स खुद
पिक करेंगे कि किन पेशेंट्स के ऊपर हम ये या किन लोगों के ऊपर हम ये ट्रायल करेंगे। दूसरा एक सवाल, जैसे मैंने आपसे कहा शुरू में भी कि पाकिस्तान ही क्यों, वहीं पर ये सवाल भी आता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अगर वैक्सीन तैयार की तो उसने वहीं पर अपने ही इर्द गिर्द के लोग जो उसकी कंट्री के लोग हैं वहाँ पर उन्होंने उसको तजुर्बा किया। रशिया ने किया तो उसने तमाम रशियंस के ऊपर तजुर्बा किया। अभी चाइनीज़ कंपनी अगर यहाँ आकर इंसानी तजुर्बा कर रही है, क्या इनिशियल स्टेज में उन्होंने चाइना के अंदर ये इंसानी तजुर्बा किया, उसके ऊपर इंसानी आजमाइश की या नहीं की, या पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ आए और यहाँ पर इंसानी तजुर्बा करें? देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि ये जो वैक्सीन है इसका ट्रायल सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारे और मुल्क भी इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक मल्टी कंट्री और मल्टी सेंट्रल लेवल पे ये वैक्सीन जो है वो यूज़ हो रही है। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो वॉलंटियर्स होते हैं इनिशियली उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनके ऊपर ये वैक्सीन जो है वो अप्लाई की जाएगी और उसके बाद उनके नताइज की बेसिस पे इसको मार्केटिंग की जाती है इसकी। यानी ये कहना कि ये पाकिस्तानी क्यों, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैसे मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, तो वैक्सीन्स के ट्रायल इसी तरह से ही होते हैं और होते आए हैं हमेशा से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को सिलेक्ट किया गया है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। राइट डॉक्टर साहबा, अब चूँकि बात हो रही है वैक्सीन्स की, तो पाकिस्तान में तजुर्बात हो रहे हैं, इसके साथ पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है कि वो अपना पार्ट प्ले करे। हम बात करें चाइना की, इंग्लैंड की, रशिया की और दीगर ममालिक में भी तजुर्बात हो रहे हैं। ओवरऑल आपको कब तक लगता है कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये तैयार हो जाएंगी, उसके बाद ये आम इंसानों तक पहुँच जाएंगी, फिर इसका रिजल्ट जो आने में कितना टाइम लगेगा, इस पर ज़रा कुछ बताइएगा। देखिए, इसके बारे में बिल्कुल हतमी बताना कि कितना टाइम लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि इस साल के एंड तक शायद हमें कुछ अच्छी खबर इस साल के एंड तक अच्छी खबर मिले। अच्छा, पाकिस्तान में कोरोना वायरस का इस वक्त ज़ोर तो टूटा है, लेकिन कहिएगा कि इस्लामाबाद में या ओवरऑल जो आप डेटा देखती हैं कि ईद के बाद क्या केसेस बढ़े हैं, क्या कंपैरेटिवली दोबारा से आपको लगता है कि कोई खुदा ना खास्ता ऐसी वेव दोबारा भी आ सकती है, हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना? जी, जिस तरह से हमारे फियर्स थे कि इस ईद के बाद जो है वो दोबारा से कोरोना वायरस सर उठाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो काफ़ी कम है और हॉस्पिटल में हमारे जो बहुत सारे वार्ड्स हमने एक्सपेंशंस की थी उनको हमें क्लोज़ करना पड़ा है। तो और इसी तरह से जो हमारा ट्रियाज के एरिया है जिसमें पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गए हैं। तो एडमिटेड पेशेंट्स की तादाद भी इस वक्त काफ़ी कम है और सीरियस मरीज़ की तादाद भी बहुत कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक सर्ज आएगी वो नहीं आई। और सेकंड वेव की बात यकीनन दुनिया में हर जगह हो रही है। देखिए, ये फियर हमेशा रहेगा। कोरोना वायरस चूँकि ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी भी मौजूद है, लेकिन हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उसी तरह से प्रिकॉशंस को, SOPs को फॉलो करते रहें जैसा कि हम पहले कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहबा, आपको क्या लगता है, क्योंकि खिते में बात की जा रही है कि पाकिस्तान में कोरोना जो है कब सबसे कम फैला है, ऑब्वियसली ईरान में, भारत में बहुत ज़्यादा नंबर है, भारत तो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है, चाइना में ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ था, फिर सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा है, यूरोप में बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो कोरोना के हवाले से हर्ड इम्यूनिटी नज़र आई, आपको इम्यूनिटी वैसे ही बेहतर थी, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि कोरोना जो है वो उस तरह से इसका वो लेवल नहीं था जो पाकिस्तान में वो आया, जिस इंटेंसिटी से कोरोना फैला है यहाँ पर वो उसकी वो नहीं थी टाइप, इस तरह से कोई हकीकत है? ये किस तरह से आपने देखा कि मैनेज हुआ ओवरऑल? देखिए, ये अभी तक जो है वो मैं समझती हूँ कि बहुत क्लियर फैक्टर्स अभी सामने नहीं है। मे भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, शायद एक बात नहीं है। एक तो ये है कि हमारी यंगर पॉपुलेशन जो अफेक्ट हुई थी उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा था। ये सारी अजम्पशंस मैं कह सकती हूँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शायद बहुत करम किया हमारे ऊपर। अजम्पशंस है, अभी कुछ फाइनल वर्ड नहीं है कि कैसे हमारी नेशन इसको रोकने में कामयाब हुई। एक बात ये थी कि हमारी यंगर पॉपुलेशन शायद ज़्यादा थी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। अभी हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या वाकई सब में हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी, क्योंकि देखिए उस तरह से तादाद हमारे आवाम की अफेक्ट नहीं हुई है जो कि एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए काफ़ी होती है जी। सो मैं समझती हूँ शायद एक तो ये थी कि थोड़ा लेवल ऑफ अवेयरनेस लोगों में बढ़ गया और उन्होंने इसको SOPs को फॉलो करना शुरू किया। दूसरा स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से भी मैं समझती हूँ कि काफ़ी फ़ायदा हुआ हमें और एकदम उसके अच्छे असरात जो हैं वो नज़र आने शुरू हुए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि ये जो वैक्सीन आप वॉलंटियर्स को कन्विंस कैसे करेंगे, क्योंकि जाहिर है एक डर, एक खदशा, वो चाहे मिथ्स की सूरत में हो, कयासराइयों की सूरत में हो, वो तो एग्जिस्ट करता है। सो आप किस तरह से कन्विंस करेंगी वॉलंटियर्स को, या पाकिस्तान में कैसे कन्विंस किया जाएगा कि वो इस कैंपेन का और इस आजमाइश का हिस्सा बने? फिर ये भी कहिएगा कि क्या ये जो वैक्सीन है ये एंटीबॉडीज़ पैटर्न को ही फॉलो करते हुए बनाई गई है?
जी देखिए, हर जो भी वैक्सीन तैयार की जाती है वो यकीनन जो है वो किसी न किसी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनाई जाती हैं। इस तरह से नहीं है कि रैंडमली कोई चीज़ तैयार की जाए। इसके ऊपर पूरे तजर्बात किए जाते हैं, उसकी एफिकेसी देखी जाती है और फिर उसको एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें कि वो ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती है। जहाँ तक वॉलंटियर को कन्विंस करने की बात है तो हमेशा से देखें, जो भी नई दवाई आती है वो सिर्फ वैक्सीन ही ना हो, कोई भी दवाई होती है उसके लिए हमेशा वॉलंटियर सेलेक्ट किए जाते हैं और वॉलंटियर्स मिल जाते हैं क्योंकि आप उनसे डिटेल में उसकी डिटेल्स आप उनसे शेयर करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बताते हैं उनको और उनके बाद उनकी विलिंगनेस ली जाती है। ये इतना आसान प्रोसीजर नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली वॉलंटियर्स होते हैं जो कि इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम इस ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें भी हमें वॉलंटियर्स मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है कि ऑब्वियसली वॉलंटियर्स हैं और हर जगह पर मौजूद होते हैं। इस तरह से इंसानों की खिदमत करने के लिए ये लोग मौजूद हैं ताकि मजीद इंसानियत का फ़ायदा हो सके। अब आपको ओवरऑल कब तक लगता है कि इसके ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा और हम उम्मीद कर सकें कि अब ये वैक्सीन जो है वो एक और फेज़ पार कर चुकी है, जिस तरह आपने कहा कि फ़ेज़ 3 में थी, कब तक उम्मीद करें कि ये कब तक मामला होगा? मेरा ख्याल है कि अब चूँकि इसके जो मेन अप्रूवल्स हैं वो हो चुके हैं तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। जो मेन इसका मकसद होता है किसी भी ट्रायल को स्टार्ट करने का, वो चूँकि इसकी एफिकेसी को देखना होता है, तो इसमें मैं समझती हूँ कि सबसे जो अहम स्टेप था वो अप्रूवल का था। तो अप्रूवल के बाद मोस्ट लाइकली ये बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग विद अस एंड आई होप कि इसके फ्रूटफुल नताइज निकलें और इसका फ़ायदा जो है वो इंसानियत। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं जल्द से जल्द इसका फ़ायदा हो जाए। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो अपने राइट्स के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती हैं या राइट्स के लिए मुंतज़र रहती हैं, लेकिन उनकी तरफ उस तरह से उनको ना राइट्स दिए जाते हैं ना ही वो स्पेस सोसाइटी में दी जाती है। वो सिस्टम के लेवल पर भी है और एक इंसान होने की हैसियत से, सोसाइटी की हैसियत से भी वो डिप्राइव रहती हैं उन राइट्स से। और उसी में एक कम्युनिटी ख्वाजा सराओं की है। आप देखिए कि किस तरह उनको ना सिर्फ घर से डिसोन किया जाता है बल्कि प्रोफेशन से डिसोन कर दिया जाता है। उनके लिए एक पर्टिकुलर साइड रख दी जाती है सोसाइटी की कि सिर्फ उसी में एक्सेल कर सकते हैं, उसके अलावा शायद ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही ख्वाजा सरा की, जूली इनका नाम है। उनका एक चंद दिन पहले, बल्कि चंद हफ्तों पहले एक मैसेज आया था जिसमें उन्होंने कहा कि आइसोलेशन के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, क्वारंटीन के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, मुआशरे में उनके राइट्स के हवाले से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये मुआशरे को शायद ट्रांसजेंडर्स को शायद आज आप लोगों को शायद आज आइसोलेशन का एहसास हो रहा है कि दूरी क्या होती है, अपनों से दूरी क्या होती है, लेकिन जो हम लोग पहले दिन से ही ये बर्दाश्त करते हैं बड़ा मुश्किल है। उन्होंने मुआशरे पर जो इस वक्त उनको सामना है उस पर उन्होंने बात की, वो आपको पहले दिखाते हैं। फिर आवाम ने इनके लिए आवाज़ बुलंद की। ना सिर्फ ट्रांसजेंडर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे बल्कि आवाम जो है वो इनकी रिहाई के लिए और इनके हक में बात कर रही थी। लेकिन अब उधर बात फिर वही आ जाती है कि हम एज सोसाइटी इनके लिए कर क्या सकते हैं। बिल्कुल, अब हम कर क्या सकते हैं, तो जो वकला होते हैं उनका बहुत अहम किरदार होता है और इस सारे केस में जूली को जो रिप्रेजेंट किया कोर्ट्स में और इसके साथ उनका जो केस लड़ा आखिरी हद तक जाने के लिए, वो थे हसन नियाजी, लॉयर हैं, एडवोकेट। उनसे हम बात करते हैं और वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, वेलकम टू द स्टूडियो। हसन, जैसे कि हमने थोड़ा जिक्र भी किया, आपको बताया कि हुआ क्या इशू, लेकिन अब आप बताएं कि पहले दिन से ये मामला है क्या, आप तक ये बात कब पहुंची, फिर कैसे आपने इसको हैंडल किया, इशू ज़रा बताइएगा। पहले मैं जूली के साथ वर्क कर रहा था और समझना चाह रहा, रिसर्च कर रहा था ये गुरु चेला सिस्टम क्या होता है। ठीक है, गुरु चेला सिस्टम एक ऐसा खौफनाक निज़ाम है जो एक सेक्स स्लेवरी में जो रिजल्ट कर जाता है, जो फोर्स बेगिंग में चला, इट्स स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है एक। और जूली सिस्टम से बागी हो चुकी थी और जूली समझती थी मुझे भी हसन की तरह की फ्री विल होनी चाहिए। आज के दिन तक आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जूली पे बहस हो रही है उनकी कम्युनिटी में कि जूली इस गुरु की है, उसकी है, तो मुझे पैसे दो। जिन्होंने जूली को पनाह दी हुई, जिन दोस्तों के साथ जूली रहती है वो गुरु नहीं है जूली के, वो उन्हें कहते तुम हमें पैसे दो। अब एक ख्वाजा सरा दूसरा गुरु एक गुरु को भेजता है 4 से 6 लाख रुपए में। अब दिस इज सो कॉमन। ये 13-14 साल की उम्र इनके हाथ आते हैं, 7-8 साल सेक्स स्लेवरी में गुजारते हैं, फिर बेगिंग में ले आते हैं। अगर क्या कहते हैं, और बेचते क्यों है, कस्टमर बोर हो जाते हैं। अब ये एक निजाम गुलाम और मालिक वाला कॉन्सेप्ट इधर। अलमास बॉबी भी जो है ये भी एक गुरु है, ये गुरुओं की गुरु है। शी इज अ बिलियनेयर है, सॉरी बिलियनेयर तो बड़ा लफ्ज हो जाएगा, मिलियनेयर है, करोड़पति है।
अब कहाँ से आता है ये पैसा? ये गुरु कौन है? ये गुरु नजमा जिसने अपने चेले भेज के जूली के खिलाफ FIR कटवा के जेल में, कौन है? दो बच्चों का बाप है, दाढ़ी वाला मौलवी है। अच्छा, अब बंदा पूछे ये कहाँ का कैसा निजाम है, इसको किसने हसन, ये जो अभी आपने बताया कि ये गुरु और चेला सिस्टम में गुरु डजंट हैव टू बी अ ट्रांसजेंडर, वो कोई भी हो सकता है? असूलन तौर पे तो देखा जाए गुरु का पर्पस इज पनाह देना। पनाह वही देना चाहिए ना, ट्रांसजेंडर ही ट्रांसजेंडर को पनाह देता है, वो इस तरह अपने आप को सर्वाइव। ये बेसिकली ट्रांसजेंडर्स का निजाम जो है ना, इनकी लेगेसी आती है दरबारों सूफियों के बारगाहों से। ये दे आर नॉट, ये डांसर्स या इस तरह का ये जो कल्चर बने तो पीछे गोरे बना के चले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जूली वही है जो सियालकोट वाला इंसिडेंट, जो एक वीडियो वायरल हुई थी, जो बेदर्दी से पीटा था, ये बंदा था, ये मारता था ट्रांसजेंडर्स को और जलील करता था। गुरु फैसला, सॉरी जूली फैसलाबाद से चली गई उसको बचाने, उन्होंने कहा तू जूली को बचाने उसको मारा। ये जूली इज अ फाइटर, इसकी एक ये लेगेसी लेके चली, इसने फैसलाबाद में भी इसी तरह। अच्छा, तो अब हुआ क्या इशू? अब जो लेटेस्ट इन्होंने क्या किया, बेसिकली जूली को कहा तुम या तो गुरु नजमा के साथ वर्किंग में आ जाओ, तुम ये जो अभी पिछले दिनों पर्चा कटा है, ये इसके घर में घुस के ना जूली और उसके दोस्तों को मारा है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने ये पर्चा वापस ले लो। जब उसने नहीं लिया, उन्होंने कहा तो वार्निंग दे रहे। 15 की शाम जेल से निकले जिस दिन वो लोग जिन्होंने इनको पहले मारा, वार्निंग दे के गए कि कल तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटेगा, और कट गया। अच्छा, और इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब और कोई सिंध पुलिस नहीं, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस, वो कहते हैं यार 70-80 लोग आगे थाने के बाहर, हम क्या करते हैं। अच्छा। अब इन्होंने मसला ये कि इनके साथ एक इनके पास बड़ी पावर है, इंटरनेशनली NGOs इनको बहुत एंटरटेन करती हैं। तो इनमें से जो ब्लैक शीप्स हैं, जो इनमें गंदा एलिमेंट है, जिसकी जूली और नदीम कशिश वगैरह बात करते हैं जी, वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। आप हैरान होंगे, UNDP के में जो जॉब पे 1-2 ट्रांसजेंडर से कंसल्टेंट्स, वो मिनिस्ट्री में एक ट्रांसजेंडर था, दे वर फुली एक्टिव अगेंस्ट जूली। अच्छा, वो अगेंस्ट थे इसके। ये काम, वरना जूली तो आपको पता है। अच्छा, तभी ये जो कत्ल का मुकदमा था, कत्ल कौन हुआ था? क्योंकि मीडिया पे तो ये खबर गुरु नजमा इस कत्ल के मुकदमे में जेल काटी हुई, पहले काट चुकी है। और जूली पर इल्जाम क्या था? जूली पे तो इल्जाम था, इन्होंने कहा कि ये हमारे घर आई गोल्डरा शरीफ। जूली इज रेजिडेंट ऑफ बरी इमाम और गोल्डरा शरीफ में 15-16 किलोमीटर का डिफरेंस है। बिल्कुल। जूली ने कहा मैं उस दिन बरी इमाम से निकली ही नहीं हूँ, तुमने मुझे कैसे डाल दिया कि मैं गोल्डरा शरीफ में घर में उनके हब में घुस के उनको मारा तुमने, और 4 लोगों ने, मतलब कोई इल्जाम भी नहीं ऐसा था। पुलिस को पता था, मेरी पुलिस वाली की बात है। अभी पुलिस कह रही है, इंक्वायरी कर रही है, अगर ये जाली FIR पुलिस उनके, लेकिन आपने कहा है कि 70 लोग आ गए थे, पुलिस कहती है हम क्या करते हैं, मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, सिर्फ प्रेशर ने पर्चा दिया। ये तो बात फिर SHO ने मेरे लिए प्रेशर में दिया, मतलब मेरी जो उनसे बात तो मैं इट वाज क्लियर। तो ये अभी इन्वेस्टिगेट होगा तो फिर उल्टा पुलिस के खिलाफ भी बात हो सकती है कि आपने इन्वेस्टिगेशन के बगैर कैसे आपने FIR दर्ज कर। आप ये ऐसे ही समझ लें कि अलमास बॉबी के खिलाफ अभी FBR और NAB इंक्वायरी नहीं करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल NGOs बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती हैं, और ये यहाँ बैठे उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और बनता भी है। आपने पहली दफा ट्रांसजेंडर्स का कानून 2019 में बनाया, आपने उनको आप स्टोन एज में रहते हो, आपने जो कानून बनाया उसमें से एक शिक पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उन्होंने कहा 3% कोटा होना चाहिए प्राइवेट और सरकारी इदारों में ट्रांसजेंडर्स का। आप अपना दायरा ले लें, मैं अपना दायरा ले लेता हूँ, सारे सरकारी दायरा ले लेते हैं, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस ले लेते, देखते कितने 3% ट्रांसजेंडर, एक भी नहीं होगा। तो ID कार्ड अब बनना शुरू है। ID कार्ड वो भी ऐसा ID कार्ड है जिसपे हजुमरा नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं, वो सऊदी कहती है क्रॉस क्या लगवा के आ गए। ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज। इनके गुरु चेला सिस्टम है बड़ा खौफनाक, आपको बताया, इसके खिलाफ कानून ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। So you said you've been working on this, आप रिसर्च कर रहे थे और आप इस पर काम करना चाह रहे थे, तो अभी हम सिस्टम को कैसे डेवलप करें कि किसी NGO की कोई मजाल ना हो कि हमारे कानून में या हमारे यहाँ पर जो सिस्टम और एक पूरा सिनेरियो है उसमें इंटरवीन कर सके। कौन कौन से बेसिक राइट्स हैं जिससे ये डिप्राइव हैं, जो हमारे कानून का हिस्सा नहीं है? इनके पास इत्तेफाक से कोई राइट नहीं है। ये जो ट्रांसजेंडर्स का कानून बना है, हेल्थ में आ जाए, देयर इज नो एक्सपर्ट हु डील्स विद फीमेल्स, यूनिक्स, ट्रांसजेंडर्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की इनकी डीलिंग है, होंगे डॉक्टर्स, लेकिन इन तक एक्सेस नहीं है। जॉब्स का एलिमेंट आ जाए,
इन्होंने पर्चा कटाना, इनका हिसाब नाज़िल हो जाता है। अगर हम बेसिक स्टेप पर देखें तो एजुकेशन भी तो प्रॉब्लम है। आपने 3% कोटा का जिक्र किया, लेकिन जब उनके पास क्वालिफाइड डिग्रीज नहीं होंगी या एजुकेशन नहीं होगी तो दे वोंट बी एबल टू जॉइन एनी ऑफिस। तो आपको स्कूल्स बनाने पड़ेंगे ऐसे जहां पर ये अपनी एजुकेशन या आम स्कूलों तक एक्सेस देनी पड़ेगी इनको। एक तो अवेयरनेस देनी है बच्चे को, दूसरा 3% का कोटा एजुकेशन सिस्टम में भी है। एचसन कॉलेज भी दे, लम्स भी दे, एफसी कॉलेज भी दे, पंजाब यूनिवर्सिटी भी दे। क्या इनको मौत आती है ट्रांसजेंडर्स का कोटा? लेकिन पता क्या आसान, ऑब्वियसली ये राइट्स तो उनके हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा जिस तरह से आपने कहा कि 12-13 साल की उम्र में ये आते हैं, बेसिकली फैमिलीज ही डिसोन कर देती हैं, फैमिलीज इनको रखती नहीं अपने पास, तो फिर उनको तालीम, उनको सेहत, उनकी जो राइट्स हैं वो कैसे तो ये पूरी सोसाइटी का आई थिंक डिजीज है, सिकनेस है जो घर से शुरू होती है, और इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों के साथ बहुत ज्यादती होती है। मैं आप कह रही थी रिसर्च मेरी कुछ इतनी ज्यादा नहीं है, जो 2-3 मीटिंग्स इनके साथ हुई जिसमें मैंने थोड़े से नोट्स बनाए, मैंने इनको रोकना पड़ा। मैंने कहा यार मेरे लिए इन्फॉर्मेशन अभी डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल हुई है कि मुझे एक मीटिंग और, तो अगली मीटिंग आनी थी तो जूली अरेस्ट हो गई। अच्छा, अब इस केस का क्या होगा? अभी तो वो जमानत पर है। ये इंशाल्लाह आज आ जाएगी सीडीआर रिपोर्ट, जिसमें पता चल जाएगा गोल्डा शरीफ से क्या जूली और उसके जो 5 लोगों पे जिन पे इल्जाम लगाए, 3 और पे जिन पे इल्जाम लगाए, वो गोल्डा शरीफ से बरी इमाम गए थे, मोबाइल लोकेशन निकालेंगे और कैमरे, जो सेफ सिटी के कैमरे उसको देख रहे। अगर ना हुआ, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि दूसरी पार्टी पे जाली एफआईआर का मुकदमा। लेकिन इसके अलावा सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा आपको फॉर इंस्टेंस अब ये पर्चा हो जाता है और उनके खिलाफ भी, लेकिन अब जो इनके ऊपर हुआ है मामला, अब ये कहाँ तक जाएगा? ऑब्वियसली ये बाहर निकला, ये इशू जो है ये तो खत्म नहीं, कम्युनिटी के खिलाफ उनकी लड़पड़ी है वो, तो ऑब्वियसली इनको सिक्योर करना है। जूली के साथ देयर इज अ टीम, जूली बरी इमाम में देयर आर वेरी स्ट्रांग ट्रांसजेंडर। जूली तो एक फेस है, याद रखिए, जूली इज एन आइडिया, ठीक है, जूली एक विजन है सिस्टम के खिलाफ, और वो जूली तो फेस है, राइट ट्रैक प्रोवाइड कर रही है ऑल द ट्रांसजेंडर्स जो इस बैगरी सिस्टम से या स्लेवरी सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। ओके, सो दिस वाज योर प्रो बोनो केस, आपने खुद से इसको ऑप्ट किया और फिर आपने इस पूरा सिनेरियो को लड़ा। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हसान नियाजी नेक्स्ट क्या करने जा रहा है? ये केस तो सॉर्ट आउट हो गया, अगर जब जूली फ्री हो जाएगी, सो इज देयर अ वे जो आप ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ करना चाहें, कुछ डिफरेंस लाना चाहें, उनके राइट्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म देना चाहें? ये केस तो बीच में आ गया और मैं सिस्टम में रिफॉर्म्स प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा था मैं इनको बुलाऊं, दे विल होस्ट अ कॉन्फ्रेंस इन वन ऑफ द बिगेस्ट होटल, सेरीना मैरियट टाइप में बुलाएं, और वहाँ ऑपोजिशन के भी बुलाएं, पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने बिल पास किया उनको बुलाएं, उनको प्रपोज करें अमेंडमेंट्स और 1-2 रिट्स फाइल करनी है ताकि ये हजुमरा कर सकें। यार मैं आपको बता रही हूँ, बड़े रिलीजियस लोग, इन्होंने मस्जिद बनाई है, इनसे मस्जिद छीन ली कि ट्रांसजेंडर्स की तो मस्जिद ही नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ कानून जो बने हैं उस पर भी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कुछ हो जाएगा। अभी तो बात की एनीवेज, उम्मीद हम यही करते हैं कि इन पर जो कानून बने हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। और आप जिस तरह से ऑलरेडी ऐसे केसेस जो हमारे सोशली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, खदीजा केस के हवाले से बात करें, इस तरह के और केसेस जो लेते हैं उसी तरह लेते हैं, सोसाइटी की आवाज़ जो है सामने। बिल्कुल सही हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गुड लक। ये इट्स नॉट गोना बी एन इजी रोड जहां आप अब इन ट्रांसजेंडर्स को रिप्रेजेंट करके उनके लिए फ्री, बट गुड लक एंड आई रियली होप कि अल्लाह ताला जो है वो आपको इसमें सपोर्ट करे, बिकॉज ये बेसिक एक फेलियर है एज सोसाइटी, सिर्फ सिस्टम का नहीं हम सबका, कि एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो हमारा बिल्कुल इतना सा है, इट्स वेरी नैरो। और हमें भी चाहिए एज सोसाइटी अपना रोल प्ले करें, जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि कुछ लोग आइसोलेट हो रहे हैं उनको एक करें और इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए। वाहिद और पहला शो जिसने जूली पे शो किया, बिल्कुल, और हम चाहेंगे जूली से कांटेक्ट किया, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप हमारे शो में एज अ गेस्ट आए, तो उन्होंने कहा मैं ज़हनी दबाव का शिकार हूं, बट आई टेक माय टाइम, बट इंशाल्लाह वो हमें जरूर टाइम देंगी एंड विल डू अ शो विद हर एज वेल। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल जूली के साथ भी एक शो हो। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। शहीदों को याद करने का आज भी एक दिन है। अब वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स और रिफाई प्लॉट्स पर कायम तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है, और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स बने हैं उनको गिरा दिया जाए सरकारी ज़मीनों पर। ये दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फैसलाबाद को एक्चुअली हाईलाइट किया गया इस पूरे हेयरिंग के दौरान और इस डिसीजन के दौरान। अब पेट्रोल पंप्स बन कैसे गए? मैं हमेशा अबूज़र ये सवाल पूछती हूँ कि ये सुई में धागा तो डालना है नहीं कि बस हो
गया और किसी को पता नहीं लगा। तजावुज़ात कायम कैसे हो जाती हैं, कौन सरपरस्ती करता है, और फैसलाबाद में कितने ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ये इंक्रोचमेंट्स और सरकारी अराजी पर पेट्रोल पंप्स की मद में कब्जा हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन इन करने के लिए। कल जो ये हुक्म जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फैसलाबाद का पर्टिकुलरली जिक्र किया गया, ना सिर्फ ग्रीन बेल्ट्स बल्कि जितने रफाही प्लॉट्स हैं, सरकारी अराजी पर पेट्रोल पंप जो कायम हैं, तजावुज़ात कायम हैं, उन्हें हटाने का हुक्म दे दिया गया है। जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद की तलबी थी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मेंबर कॉलोनीज को भी बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया था कि क्यों ऐसा है कि फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स पर पेट्रोल पंप बने हुए हैं और तजावुज़ात की भरमार है। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनके फादर जज साहबान ने कि आप बहादुर बने, स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट की लैंड खाली करवाना आपकी जिम्मेदारी है, ये कोई MP MNA वगैरह ने काम नहीं करना। तो इस पर यह हुआ कि फिर 2 दिन के अंदर अंदर फैसलाबाद की इंतजामिया जो थी, उन्होंने जो बहुत एक तवील अरसे से बना हुआ एक पेट्रोल पंप सूसा रोड के करीब जड़ावाला रोड पर था, उसको गिरा दिया। ये पहले भी वो अदालती अहकामात के बायस ही रुका हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर उसे गिरा दिया गया है। लेकिन बात ये है कि यहाँ फैसलाबाद में महज ये एक पेट्रोल पंप नहीं था, कुछ बहुत सारी खुद सरकार मुलव्वस है, कब्जा ग्रुप बनी हुई है। यहाँ फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के बहुत से दफातर जो हैं वो ग्रीन बेल्ट्स पे बने हुए हैं। जहाँ पेट्रोल पंप गिराया गया है उससे थोड़ा सा आगे जाएं जड़ावाला रोड जफर डोगर, आपने जिस तरह से बताया कि ऑब्वियसली एक लंबी लिस्ट है, डोगर साहब ये बताएं कि जिस तरह से एक लंबी लिस्ट तो मौजूद है, उसमें हमें कोई शक नहीं है। पूरे पाकिस्तान में हमने पहले भी देखा कि ये बहुत से ऐसे कार्रवाइयाँ की गई हैं कि तजावुज़ात माफिया, कब्जा माफिया के खिलाफ इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हर जगह पर ये हमने देखा है। ऑब्वियसली अब हुक्म आ जाएगा तो ये हटा भी दिए जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई उनको भी पूछेगा जिन्होंने ये बनने दिए, और पेट्रोल पंप एक दिन में तो बना नहीं है, सरकारी ज़मीनों पर इस तरह से कब्जा एक दिन में तो हो नहीं जाता, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जब भी खुद उनकी अपनी तरफ हाथ बढ़ता है इंतजामिया के, तो कभी ऐसा नहीं देखा गया कि उन्होंने कभी किसी जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की हो। शहर में तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो तजावुज़ात पे, बहुत अहम तरीन जगहों पे तजावुज़ात कायम हैं, लेकिन कभी उन्हें गिराने की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है तो ये ग्रीन बेल्ट्स की तरफ आ रही है ये, अदरवाइज तो यहाँ बहुत सारी जगह हैं जो शहर के, इवन जो सर्कुलर रोड है उस पे जो कचहरी बाजार के बाहर इतना मसरूफ तरीन इलाका फैसलाबाद का, वो सारा एक गंदे नाले के ऊपर प्लाजे बने हुए हैं। इसी तरह जड़ावाला रोड है, सत्याना रोड है। जड़ावाला रोड पर कई होटल्स जो हैं उन्होंने पार्किंग के लिए अपनी सारी जगह ग्रीन बेल्ट्स के लिए वो उसको कब्जा किया हुआ है। सरकारी अदारे जो खास तौर पे ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज्यादा कब्जे किए हुए हैं ग्रीन बेल्ट्स पे, तो इन सबको गिराने की जरूरत है, क्योंकि ग्रीन बेल्ट्स बिल्कुल सही है। आई थिंक अब तो इस पर काम होगा भी जफर डोगर साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए, तो फिर अब तमाम सरकारी मशीनरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी और उस हुक्म की तकमील जरूर करेगी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और हम इंशाल्लाह दोबारा आपसे जरूर बात करेंगे जब इसके ऊपर बाकायदा एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम ये भी हमें सवाल करना चाहिए और आवाम को भी पूछना चाहिए कि जब ये सरकारी ज़मीनों पर ऐसे तमीरात होती हैं तो वो करने कौन देता है? और ऑब्वियसली गिराना इतना बड़ा काम नहीं है, बनने देना जो है वो असल में सवाल होना चाहिए कि बनने कौन देता है, इस पर सवाल जरूर होना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।